अपनी जीवन यात्रा शुरू करते थे, वहाँ मैंने उन्हें हिंदी सिखाने का कार्य प्रारंभ किया। अनेक लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। भारत सेवक समाज के कार्यालय में ही हमारे हिंदी शिक्षण का रात्रिकालीन कार्य चलता था, जिसमें हिंदी भाषियों को हिंदी सिखाने का कार्य हमने प्रारंभ किया। धीरे धीरे भिलाई क्षेत्र के अंदर, दुर्ग के अंदर तथा छत्तीसगढ़ के विभिन्न गांवों में भी हिंदी के विकास के लिए हमने कार्य प्रारंभ किया और सफलतापूर्वक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की परीक्षाओं का आयोजन करके अनेकानेक लोगों को, विद्यार्थियों को हमने जोड़ना प्रारंभ किया और उसमें ये सफलता मिली। पत्रकारिता के साथ हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी मैंने अपना कार्य प्रारंभ किया। हिंदी के साथ साथ भारतीय भाषाओं के विकास भी मेरे दिमाग में थी। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मुझे जहाँ छत्तीसगढ़ी आती है, छत्तीसगढ़ी में तो मेरा जीवन जीता है, वहीं हिंदी, गुजराती, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाओं को मैं सीख सका। इसका कारण यही था कि मुझे विनोबा भावे से जो संदेश मिला, मेरे साथ जुड़ा, राजर्षि टंडन के साथ मेरा जो संदेश जुड़ा, उसमें एक ही बात आई थी कि हम अपना कार्य उनके साथ मिलकर करें। अगर एक किसान से हम कोई बात करना चाहते हैं, उनकी भाषा में करेंगे तो हम ज़्यादा अधिक सक्सेस होंगे। इस बात को लेकर के मैंने सारा कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसी पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य लेखन का कार्य भी मेरा निरंतर चलता रहा, जहाँ मैंने कविताएं लिखी, जहाँ मैंने उपन्यास लिखे, जहाँ मैंने कहानियाँ लिखी, जहाँ मैंने अपने विभिन्न संस्मरणों को लिखा। कई साक्षात्कार मैंने लिए, जिसमें पंडित नेहरू भी शामिल रहे, राजर्षि टंडन साथ रहे, डॉक्टर राजेंद्र बाबू साथ रहे। अनेक लोगों से मुझे उनके साक्षात करने का मौका भी मिला, जिसमें बहुत सारी बातों को राष्ट्रीय संदर्भों में देखने, जानने, सुनने, समझने और मेरे लेखन शैली को और वो मजबूत बनाने में मददगार हुए। यह संस्मरण जुड़ता चला गया। अंतोत्कत्वा मेरे दिमाग में एक बात और आई। हिंदी प्रचार प्रसार के साथ मैंने देखा कि बहुधा समाज जितनी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ता चला गया, जिस प्रकार लोग विभिन्न लोगों की भागम भाग भरी जिंदगी के अंदर किसी पास समय नहीं था कि वो अपने लेखन को शुद्ध करें। लिखते हैं, जो लिखते हैं वो इतने अशुद्ध लिखते हैं कि पढ़ने वाला उसको पढ़ भी नहीं सकता। धीरे धीरे ये स्थिति आ गई। आज की तारीख के पहुंचने तक अधिकांशतः 90% घरों की स्थिति यह है कि वहाँ के बच्चे, हमारे बच्चे लिखते नहीं हैं, लिखने का प्रैक्टिस नहीं कर पाते, लिखने का अभ्यास नहीं है, क्योंकि माता पिता ही जब उस कार्य को नहीं कर पाए तो बच्चे को कैसे सिखाएं। उनके पास समय भी नहीं है कि उनको लेखन के लिए प्रोत्साहित करें। इसकी वजह से बच्चों के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित हो गई, जो मेरे चिंतन का, मेरे गहरे चिंतन का और मेरे सोच में एक क्रांतिकारी कार्य करने का मन में बात आई। और मैंने सफलतापूर्वक अपने मित्रों के साथ, अपने अध्यापक मित्रों के साथ, अपने प्रोफेसरों के साथ, व्याख्याताओं के साथ मैंने चर्चा प्रारंभ की कि हम इस प्रकार का एक प्रयास करें कि जिससे लोग अपने बच्चों को सुलेख, अच्छा लिखें, अच्छा पढ़ें और स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनको बढ़ाएं। मैं जानता हूँ, मैं ये मानता हूँ और मेरी धारणा है, इससे शायद कोई भी असहमत नहीं होगा कि यदि किसी बच्चे को लिखने की निरंतर अभ्यास कराया जाएगा तो निश्चित रूप से उसकी मांसपेशियों में विकास होगा, मांसपेशियों का विकास होगा। आज हमारे शरीर के जो रचना है, हमारी मानव शरीर एनाटॉमी जो है, उसके अंदर हमारी मांसपेशियों को वृद्धि करने के लिए लेखन के सिवाय कोई दूसरी पद्धति, तो कोई दूसरी प्रक्रिया है नहीं, ना हो सकती है। योग की एक बहुत बड़ी क्रिया है जो है लेखन। लेखन की स्थिति इतनी दर्दनाक है, इतनी दयनीय है कि कभी कभी हम खुद लिखते हैं और खुद नहीं पढ़ पाते। ये सारी बातें को दूर करने के लिए मैंने कार्यशालाओं का प्रारंभ किया। जहाँ भी मुझे अवसर मिलता, चाहे कोचीन जाने की बात हो, चाहे चेन्नई का प्रवास हो, चाहे कलकत्ता का प्रवास हो, चाहे भुवनेश्वर का प्रवास हो, चाहे रायपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, जहाँ भी जाऊँ, मैंने एक अपने मित्रों से कहा
घर घर में अपने जितने सामाजिक लोगों से, हिंदी के कार्यकर्ताओं से मैंने एक बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक कहा कि आप लोग हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ भारतीय भाषाओं के विकास के साथ साथ बच्चों में लेखन की प्रवृत्ति को पुनः जागृत करिए। मैंने अध्यापकों को कहा कि आप जो अध्यापन का कार्य करते हैं उसके साथ उनके लेखन की प्रवृत्ति को भी, बच्चों के लेखन की प्रवृत्ति को भी दुरुस्त कराएं, अन्यथा हमारे आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने पूरे देश के अंदर हर जगह अपने मित्रों के माध्यम से, अपने मित्र प्राध्यापकों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से सुलेख, सुवाच्य और स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए कार्य प्रारंभ किया और आज सफलतापूर्वक गर्व के साथ मैं कहता हूं कि सभी जगह हर परिवार ने, क्योंकि मेरा एक नारा था, मैंने एक संदेश दिया कि भाई जिसे भी, जिस माता पिता को अपने बच्चों से प्यार हो वे तुरंत सुलेख, सुवाच्य और स्वाध्याय की ओर अपने बच्चों को प्रवृत्त करें, अन्यथा आप अपने दायित्व से पीछे हट जाएंगे, आप अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। परिणाम यह हुआ कि आज घर घर में लेखन की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है। क्या परिणाम होगा ये आने वाला कल बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं बताता हूं कि लिखेंगे नहीं तो उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता, सोचने की शक्ति नहीं बढ़ सकती, समझने की मात्रा नहीं आ सकती। आज धीरे धीरे हमारी जो गति बढ़ती जा रही है, विश्व बाजार की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप लोग टाइपराइटर, पहले टाइपराइटर हमारे पास था, टाइपराइटर से आगे निकले तो कंप्यूटर आ गया। वहां सोचने समझने की कहीं कोई बात ही नहीं है, एक कार्य है, एक बटन दबाओ तो सारी स्थिति आपके सामने क्लियर आ जाती है। कहीं सोचने का, कहीं समझने का कोई बहुत बड़ा विकास, बहुत बड़ी बात नहीं आ पाती। भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब ने से जब मेरी चर्चा हुई तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप अपने संदेश में इसे भी शामिल किए, क्यों प्रकृति बड़े अच्छे प्रेमी थे, प्रकृति के पुजारी थे, प्राकृतिक क्रियाओं को वो बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने अपने सोच के अंदर, सूरत के अंदर हमने इस कार्यक्रम में कलाम साहब को मैं बहुत अत्यंत आभार मानता हूं कि उन्होंने इस बात को महत्व दिया और वहां संबोधित भी किया। मैं उस जगह मौजूद था उनके साथ। ये सारे परिणाम कल आएंगे, अच्छे आएंगे, ये कल की बात है, भविष्य के साथ है। इसी के साथ साथ जहाँ हिंदी शिक्षण की बात आई, जहाँ मेरी पत्रकारिता जीवन के साथ आई, सुलेख और सुवाच्य और स्वाध्याय को प्रोत्साहित करने की बात आई, वहीं मेरे दिमाग में एक बात आई कि हम जितना आजकल अस्वस्थ होने की जो प्रक्रिया हमारी बढ़ती चली गई, चाहे वो भागम भाग बड़ी जिंदगी हो, चाहे वो कोई कारण हो, आज हम अपनी जितनी पद्धतियां हैं, जितने हमारे विकास के साधन हैं पुराने प्राचीन, उनको हम भूलते चले जा रहे हैं। जिसका हमारे पास क ख ग भी हमारे पास नहीं रह गया है, केवल उसके पूंछ को पकड़ करके हम लोग दौड़ रहे हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए मैंने 1964-65 के अंदर प्राकृतिक और योग से मनुष्य को स्वस्थ रहने की एक बात जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। जगह जगह मैंने स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के शिविर लगाए, लोगों को उसके साथ जोड़ा और उसका परिणाम यह आया कि लोगों ने मुझे साथ दिया, लोगों ने वातावरण के साथ जुड़ा, क्योंकि मेरा अभियान ये था, प्रकृति के संग चले जीवन रंग खिले। प्रकृति के संग नहीं चलेंगे, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करें तो हम अस्वस्थ होंगे। बहुत सारी असाध्य रोगों से हम एक व्यक्ति घिरता चला जा रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत जो संपूर्ण और समग्र चिकित्सा पद्धति है वो है प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा। जिस पद्धति को हमने आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में ग्राम स्वराज्य के विकास की जब बात आती थी तो उन्होंने अपने कार्यक्रम में मूलतः ग्रामीण स्वास्थ्य को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए और उसमें उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा को सर्वोपरि महत्व दिया। इसका उदाहरण है पूना में, महाराष्ट्र के पूना में उर्ली कांचन ग्राम में उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सालय प्रारंभ किया, निसर्गोपचार का उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही सफल था। आज तक वो संस्था कार्य कर रही है। इसके देखे देखे पूरे हिंदुस्तान में गोरखपुर के अंदर डॉक्टर
विठल राव मोदी ने बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत से लोगों इसमें जुड़े। और आज गर्व के साथ कहता हूँ, आज हम 25 साल का हमारा उम्र हो रही है कि हमने नगपुरा के अंदर प्राकृतिक एवं योग आरोग्य धाम आरोग्यम की स्थापना की, जहां हजारों हजारों लोग न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि पूरे राष्ट्र के असाध्य रोगी अपनी साधना द्वारा अपने स्वतः के प्रयासों से अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। और उसमें साधक हम रोगी नहीं मानते, व्यक्ति को हम रोगी नहीं मानते, रोगी को हम अस्वस्थ मानते हैं। उन्हें साधक के तरीके हम आरोग्य धाम में भर्ती करते हैं। और इस आरोग्य धाम की सफलता यह है कि 25 वर्षों में लाखों लोगों को हमने स्वस्थ बनाया है और उन्हें पुनः चिकित्सालय न जाने की स्थिति को उनके साथ जोड़ा है। इसी के साथ जब मैं बात करता हूं प्राकृतिक चिकित्सा के विकास की, क्योंकि एक समय के बाद बहुत सारी हमारी पद्धतियां हैं, चाहे हिंदी की बात हो, भाषा की बात हो, धर्म की बात हो, जितनी भी भाषा है, हमने अपने पुराने जो आदर्श हैं, हमारे मनुष्यों के जो स्थापित कल्पनाएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनको विखंडित करते हुए हमने अपने आप को अलग अलग बांट करके रखा हुआ है। यही कारण है कि सभी चीज़ों को हम भूलते चले गए और इतने इस कदर भूलते चले गए कि आज का पूरा मानव तंत्र, मानव जीवन कल के प्रश्नवाचक के साथ जुड़ता चला गया है। आज हमने जब प्राकृतिक चिकित्सा को और अधिक विकसित करने, उसकी प्रणाली को और अधिक विकसित करने के लिए हमने दक्षिण भारत के बाद संपूर्ण भारत का पहला महाविद्यालय यहाँ प्रारंभ किया और उसको भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उस विषय को हमने स्नातकों की उपाधि सूची में शामिल करवाने का गौरव इस आरोग्य धाम नगपुरा को जाता है। नगपुरा केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा तो आत्मा का कल्याण होगा। इस दिशा में भी हम सतत जुड़े हुए हैं। मेरे पत्रकारिता का पूरा निचोड़, पत्रकारिता को हमने जिस प्रकार मैंने जिया है वह एक रचनात्मक दृष्टि से प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य हमने किया। साथ ही साथ बहुत सारे आयाम इसके साथ जुड़ते गए, कार्य जुड़ते गए, लोग मिलते गए, लोग कार्य करने के लिए आगे आते गए। वही बात आई कि लोग कहते थे कि भाई शाकाहार, अहिंसा, मैं तो ये कहता हूं शांति का सबसे बड़ी कोई दूत हो सकता है तो वो केवल अहिंसा है। मेरी ये पुस्तक है, अहिंसा शांति का दूत है। अहिंसा केवल किसी को मार देना मात्र ही हिंसा नहीं है। मेरी ये धारणा है और मनुष्यों ने इस बात को स्थापित किया है कि किसी को मारने का सोचना भी हिंसा की परिधि में आता है। उसे कार्य रूप में परिणत करना हिंसा की दूसरी स्थिति हो सकती है। मैं तो इस प्रकार से अहिंसा को लेकर चला हूं। मैंने केवल मनुष्य के हिंसा या मनुष्य को क्षति पहुंचाने या मनुष्य को प्रताड़ित करने, दुखी करने तक ही मैं सीमित नहीं रहा। मैंने ये भी चिंतन किया मनुष्यों के आधार पर, हमारे ग्रंथों के आधार पर, कि चाहे एक इंद्रिय वाला जीव हो, 2 इंद्रिय वाला हो, 3 इंद्रिय वाला हो, 4 इंद्रिय वाला हो, 5 इंद्रिय वाला, हम 5 इंद्रिय वाले हैं। हमारे सारे प्रयास, जीवन के जितने प्रयास चल रहे हैं, आज हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं। 21वीं सदी के सारे प्रयास केवल पंचेंद्रिय मनुष्य के लिए हो रहा है। बाकी जो 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, वो तो रौंदे जा रहे हैं सड़कों पर रौंदे जा रहे हैं। ऐसी सारी स्थितियों को देख करके हमने जनमानस में, जन सामान्य में इस बात को पहुंचाई है कि भाई ये सभी जीव जीते हैं, जीना चाहते हैं। जो जीता है, जो जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी इंद्रियों का वाला हो, वह कभी मरना नहीं चाहता, वह भी अपना विकास चाहता है। हम जहां तक हो सके प्राणी मित्र बन करके, प्राणी मात्र का मित्र बन करके हम उसके कल्याण के लिए अपने आप को थोड़ा समय, अधिक समय नहीं, 24 घंटा नहीं, 1 मिनट भी समय हम यदि दे दें तो हम प्राणी मात्र का कल्याण कर सकते हैं। इसी आधार पे हमने सारे कार्यक्रम, हमारे जीवन की सारी पद्धतियां, मेरे कार्यों का सारा सिलसिला इन्हीं बातों को लेके चला। इसी दृष्टि से, इसी के साथ साथ विभिन्न साहित्य का जो मैंने सृजन किया, 50 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। जीवन जिसमें चिंतन की चांदनी, जिसको
तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, इन 5 भाषाओं में जिसका अनुवाद हो चुका। नमस्कार जैसे मेरे कृति को भगवान महावीर के 25वां निर्वाण महोत्सव के अंतर्गत प्रकाशित किया, जिसकी लाखों किताबें घर घर तक पहुंची। मेरे साहित्य को लोगों ने स्वीकार किया, मेरे पाठकों ने उसे पसंद किया। यही कारण है कि आज विभिन्न संस्थाओं ने मुझे अलंकृत किया। मैं अलंकारों और स्वागत से हमेशा अपने आप को बचाते रहा, लेकिन लोगों की धारणा थी कि साहब इस प्रकार के आयोजन में यदि आप भाग लेंगे तो उससे लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे। इस दृष्टि से मैंने कहीं कहीं उसे स्वीकार भी किया, कई अलंकरण भी प्राप्त किए, कई संस्थाओं ने मुझे पुरस्कृत भी करने की कोशिश की। सबसे बड़ा पुरस्कार अभी मुझे काका कालेलकर के प्राणी अहिंसा संस्थान ने मुझे प्राणी मात्र का स्वर्ण कमल पुरस्कार प्रदान किया है। वह उनका उपकार, उनका सहज सम्मान मेरे कार्यों के रेखांकन करते हुए अपनी अभिव्यंजना को उसके साथ जोड़ते हुए परिभाषित किया है। इसके लिए मैं जो भी है, जो कुछ भी आज हूँ, ये सारे कार्यक्रमों के बीच, चाहे वो साहित्य के विकास की बात हो, भाषा के विकास की बात हो, रचनात्मक बहुत से कार्यों के, जहाँ तक मैंने अभी गांव के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया। गांव जो उजड़ते जा रहे हैं, गांव जो शहरों में आकर के, गांव की जिंदगी शहरों में आकर के गांव को तबाह कर रहे हैं। आज हमारे अनाज, आज बहुत दुख की बात है, इस हिंदुस्तान जो 21वीं सदी में विदेशों के विश्व बाजार के दौड़ में दौड़ रहा है। आज आप चावल खाइए, चावल में चावल का स्वाद नहीं मिलता। भिंडी और तरोई ने अपना स्वाद बदल दिया। अनानास और सेव और केले जैसे फल जो प्रकृति के अपने खजाने हैं, प्रकृति की जो देन है, उसके स्वादों ने भी अपना हमारा साथ छोड़ दिया। आज आप भिंडी को खाएं, पहले लोग भिंडी को या बरबट्टी को कच्चा चबा जाते थे, स्वाद ले करके खा जाते थे। आज उसको पका के भी खाते हैं तो स्वाद नहीं आता। स्वादहीन हमारे प्रकृति के उत्पादन होते जा रहे हैं। इनकी ओर भी मैंने लोगों के साथ जागरूकता अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। 75-76 के आसपास छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था जी, और आपने अकाल से जो प्रभावित छोटे छोटे गांव थे, वहाँ की आपने यात्रा की, कहीं जीप से गए, कहीं पैदल गए, और आपने जो लोगों का जीवन देखा था, उसी छत्तीसगढ़ में आप नगपुरा आए। यहाँ आपको एक प्रतिमा मिली और उसके बाद में फिर ये इतना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक तीर्थ बना। ये इस तरफ का जो पहलू है इधर का, इसके बारे में कुछ बताएं आप। खोजी पत्रकारिता के मेरे जीवन ने मुझे नगपुरा ले आया और उसी प्रयास में मैंने देखा कि एक झाड़ के नीचे खंडित 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास छुपा हुआ था। मन में बहुत बड़ी जिज्ञासाएं हुई, बहुत सारे इतिहासों को मुझे पढ़ना पड़ा, बहुत सारा साहित्य का अनुसंधान मुझे करना पड़ा, और इसका परिणाम ये हुआ कि मेरे अंदर एक बात आई कि मैंने पत्रकारिता को करीब करीब वहीं सक्रिय पत्रकारिता को वहीं विराम देते हुए मैंने अपने आप में कि ये बहुत प्राचीन स्थल है, इसकी एक शोध मैंने इसके साथ जोड़ी अपने आप को शोध यात्रा में। और एक प्राचीन तीर्थ जब मैंने पाया कि यह स्थल जहां हम आज वह सग्रम पार्श्व तीर्थ देख रहे हैं, जो आज विश्व के श्रद्धालुओं की असीम आस्था का प्रतीक स्थल है, इस स्थल पर कभी किसी जमाने में साधु जीवन के अंदर तीर्थंकर पार्श्वनाथ उड़ीसा के खंडगिरी और द्रोणगिरी से यात्रा करते हुए, विहार करते हुए गुजरात की यात्रा को प्रसारित होते हुए जाते हुए इस स्थल पर आए। उन्होंने ना जाने कितने दिनों की यहाँ आराधना की। आराधना करने के साथ साथ उस समय के उनके भक्तों ने, उनके श्रद्धालुओं ने उनकी जो अंकित पत्थर पर और धूल पर जो चरण उनके अंकित हो चुके थे, उन चरणों को उन्होंने एक पत्थर पर तराश करके स्थापित किया
और तब से लोग इस स्थल पर पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। हजारों हजारों साल की बात हो गई जब हमने इस स्थल पे आए। एक छोटे से खंडहर में चरण पादुका स्थापित है। खंडहर चारों तरफ से वृक्षों से आच्छादित हो चुका था। स्थिति यह थी कि वह साथ साथ वृक्षों के साथ साथ बहुत सारे बिंबों ने, सर्प के बिंब, दीमकों के बिंबों ने बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर रखी थी। अनुसंधान के बाद इस अंचल के विकास के बाद उसके निर्माण, तीर्थोद्धार की बात दिमाग में आई। लोग जुड़ते गए, हजारों हजारों लोग जुड़ते गए और आज एक भव्य तीर्थ जिसके अंदर मूल बात ये थी दर्शन, ज्ञान और चारित्र जो मूल है, हर व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है, जीवन की सार्थकता का मूल उद्देश्य है। सार्थकता वहीं टिकी हुई है कि जहां दर्शन हो जीवन में, ज्ञान हो जीवन में और चारित्र हो। इस आराधना के साथ प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का यह स्थल एक भव्य तीर्थ के रूप में स्थापित हो चुका है। आज प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग यहाँ आकर के अपने श्रद्धा सुमन, अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपनी भावना, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। यह इस अंचल की अपनी गरिमा की बात है। श्री उसगहम पार्श्व तीर्थ की जो बातें हैं, जब ये इसे लेकर के आप विदेश गए और वहाँ लोगों के सामने जब आपने इसके बारे में बातचीत की तो उसमें आपको किस तरह की प्रतिक्रिया मिली, क्या राय थी लोगों की? भारतीय जितने भी संत पुरुष, महात्मा, तीर्थंकर, यहाँ के ग्रंथ, यहाँ का साहित्य सर्वत्र सम्माननीय रहा है। सभी लोगों ने, जहाँ भी हमारी चर्चा हुई, जो भारतीय विदेशों में जा चुके थे, उनके प्रवास के समय, उनके मिलने के समय, उनसे भेंट जब होती थी तो हम उनसे जब चर्चा करते थे कि प्रभु पार्श्वनाथ का ये विहार स्थल है जो विच्छिन्न हो चुका है, इसके तीर्थोद्धार के लिए हमको जुड़ना चाहिए। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी प्रकार के लोग हमारे साथ जुड़ते गए और उन्होंने अंत आज तक वो साथ निभाते चले आ रहे हैं। जब आप नगपुरा महोत्सव करते हैं तो इसमें स्थानीय लोगों को आप बहुत महत्व देते हैं और उनकी अपनी भागीदारी भी होती है। तो ये जो संपूर्ण आयोजन है, ये धीरे धीरे करके किस तरह से विकसित हुआ? हमारे यहाँ, हमारी परंपरा में, जैन परंपरा में प्रभु पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक, जिसे हम लोग जन्म दिवस भी कह सकते हैं, जन्म दिवस के रूप में एक महोत्सव करते हैं, एक प्रसंग बिठाते हैं। और हमारे यहाँ जैनों के जो प्रसिद्ध 12 पर्व हैं उसमें ये पर्व है जैन पर्व पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक दिन। उस दिन हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है कि तीर्थंकर परमात्मा के कल्याणक के दिन कोई नरक का प्राणी भी जीव भी यदि उनको ध्यान करता है तो कल्याण, शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, उसका कल्याण होता है। तो फिर हम तो सशरीर 5 इंद्रियों के साथ इस जन्म में है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म ही सार्थकता का मूल आधार है। जब ये बात हमारे सभी इसको मानते हैं, कोई इसके अंदर धार्मिक भेदभाव या धार्मिक मनमुटाव, मतभेद भी नहीं है। सबका यही कहना है कि मनुष्य जन्म को दुर्लभ मनुष्य जन्म है, दुर्लभ कहा है। गीता में भी ये बात कही गई है, विभिन्न ग्रंथों में ये बात कही गई है, जितने मनीषी हुए सभी ने इस बात को कहा है कि ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस दुर्लभता को सार्थक बनाने के लिए ये आलम्बन है हमारा नगपुरा महोत्सव। इस महोत्सव की बात यह है कि लोग परंपरागत रूप से आराधना भी करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। इसके साथ ही साथ इस अंचल के, छत्तीसगढ़ अंचल के, देश भर के लोग यहाँ आकर के प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति, आराधना और अर्चना के साथ अपना जीवन धन्य बनाते हैं। ये नगपुरा महोत्सव जो कि यहाँ की लोकगीत, यहाँ के जो लोकगीत हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक कलाएं हैं, इनको विकसित करते हुए, उनको एक साथ सामंजस्य करते हुए सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम
की भावना को शिवमस्तु सर्व जगता की कामना करते हुए पूर्ण करते हैं। राहुल मल जी, कुछ अपने परिजनों के बारे में बताएं, अपने पिताश्री के बारे में, अपने परिजनों के बारे में। सभी परिजन मेरे हैं। पिछले नगपुरा महोत्सव में मुझसे पूछा गया कि आपके कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा मेरे 450 बच्चे हैं। लोग आश्चर्य करने लगे, ये 450 बच्चे कैसे? जो मेरे कॉलेज और मेरे गुरुकुल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सब मेरे बच्चे हैं। इतना बड़ा परिवार तो शायद न भविष्य पहले कभी हुआ होगा न बाद में कभी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ क्योंकि सब मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे परिजन हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं जिस परिवार से आया हूँ, जैन परिवार से हूँ, जैन परिवार के साथ साथ ऐतिहासिक और बहुत सी गौरवशाली परंपराओं के साथ दुग्गड़ वंश, जिसने सबसे अधिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में पूरा दुग्गड़ वंश प्राचीन काल से कश्मीर से लेकर के बंगाल तक तथा इधर गुजरात दक्षिण चारों ओर ज्ञान के प्रचार में दुग्गड़ वंश के लोगों ने तन मन धन से अपने महिमा स्थापित की। उसी परिवार के राजस्थान के नागौर से हमारा परिवार उठा और करीब 300 साल पहले दुर्ग जिले के ही साजा के पास परसबोड़ नाम का एक गांव है। परसबोड़ जहाँ हमने खेती की, आज भी हमारी खेती वहाँ है, आज भी हम वहाँ रहते हैं। वहाँ का धन धान्य आज जो कुछ भी है हमारे परिवार को पालन पोषण करने में परसबोड़ का अपना योगदान छिपा हुआ है। हमारे दादाश्री ने वहाँ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की। मेरे पिताश्री मांगीलाल जी दुग्गड़ धर्मनिष्ठ, विश्वसनीय, प्रामाणिक व्यवसायी भी रहे और उनका पूरा जीवन आज 95 वर्ष के आसपास की उनकी उम्र है। वे आज भी गांव से लेकर के गुजरात के शत्रुंजय महातीर्थ तक अपनी यात्रा से जुड़े हुए हैं। अस्वस्थता के बावजूद वे धार्मिक क्रियाओं से अपने आप को संलग्न रखे हुए हैं। इसी परंपरा में मेरा पूरा परिवार, मेरा छोटा भाई भी है, मेरा लड़का भी है जो स्वयं स्नातक है। स्नातक के साथ साथ वह अच्छा एक कवि, एक अच्छा लेखक, एक अच्छा वक्ता और वह भी मानव सेवा के कार्य में विभिन्न विकलांगों को अपनी सहायता से, अपनी सेवाओं से जुड़ा हुआ है। पूरा परिवार इन किन प्रकारेण मानव सेवा के कार्यों से जुड़ा हुआ है। जब आपने कुछ लोगों को जीव हत्या का काम करने, यानी जो कसाई का काम होता है, जिनका काम मांस बेचने का होता है, उनको उनके काम से हटाया, शाकाहार की तरफ जब आपने उनको लाया, तो फिर उनको कैसे आपने कहाँ स्थापित किया, फिर क्या किया? भाई, यह भी एक संस्मरण ऐसा बन गया कि बिना किसी प्रसार प्रचार के मेरा तो एक ही ध्येय था कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वे चलते रहें, प्रकृति के नियमों का पालन करें, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक आहार वे प्राप्त करते रहे। इस दृष्टि से जब भी कभी मैं किसी भी स्थल पर जाता था, बहुत सी बातों के साथ साथ मेरे हर समाज के अंदर, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, किसी भी समाज में मैं गया हूँ, मैंने अपनी बात को बहुत ही वजन के साथ रखी कि भाई अपनी भाषाओं को विकसित करिए, सुलेख, सुवाच्य और स्वाध्याय की ओर प्रवृत्त होइए, अपनी मान्यताओं और अपनी परंपराओं का पूर्णतः पालन कीजिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत को गौरवान्वित कीजिए। वहीं मैंने यह भी कहा कि आज स्वस्थ रहने के लिए मांसाहार जरूरी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मांसाहार छोड़ दीजिए, मैंने उन्हें इस प्रकार से जीवन जीने की व्यवस्था
के लिए उनको जागरूक किया, अभियान चलाया, अभियान नहीं चलाया, मैंने उनके साथ अपने आप को बांटा कि भाई यह कार्य करोगे तो ये परेशानी है। जीविकोपार्जन के अनेक साधन हो सकते हैं, तो एक जीव को मार करके उसको अपने आप को सुरक्षित रखने की भावना क्यों आपके अंदर पनप रही है? ये बात लोगों के दिल दिमाग में घर करती गई। लोगों ने अपने आप को कसाई खानों से अपने आप को अलग किया, कत्ल खानों से अपने को छोड़ा। बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में, जहाँ जहाँ भी मैं गया, जहाँ जहाँ मेरे बहुत सारे मेरे विद्यार्थी जीवन काल के अंदर हर समाज और हर कौम के लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, पढ़ते थे, मेरे विद्यार्थी, मेरे साथी थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे। वे लोग आज समाज में अच्छे अच्छे ओहदों में पहुँचे हैं, समाज में, सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में। उन लोगों के बीच में जब हम उठते बैठते थे, सामूहिक गोष्ठियाँ, हमारे सब मित्रों के अंदर सामूहिक गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का, और शुरू से पत्रकार होने के नाते लोग मुझे सुनने का, साहित्यकार होने के नाते मुझे जानने का, मेरी बातों को समझने का वो मौका ढूंढते रहते थे। इसी प्रसंग में मैंने उनसे कहता था, मैं स्वास्थ्य, हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा के अभियानों में, शिविरों में, उनके कार्यशालाओं में मैंने स्थापित किया कि भाई आपको जो आवश्यक है, जो जिस शरीर को कैलोरीज चाहिए, जितना भोजन चाहिए जीवन जीने के लिए, आपका जीवन भोजन जो है वह जीवन जीने का साधन है। अब जीवन भोजन करने के लिए जी नहीं रहे हैं, जीने के लिए भोजन कर रहे हैं। ये प्रक्रिया को अपनाइए। इस धारणा को लेकर के इस प्रकार की हमने व्यवस्थाएं की। इतने साधन उन्हें को जुटा दिए कि उनको मांसाहार या दूसरे और किसी व्यंजन की आवश्यकता नहीं हुई। मैंने कभी नहीं कहा कि आपको केवल शाकाहारी होना चाहिए। आपको स्वस्थ रहना है तो ये प्रकृति के जो खजाने हैं, प्रकृति की जो देन है, इसका उपयोग कीजिए। इसका परिणाम ये हुआ, आज कई कई भाइयों ने, कई कई दोस्तों ने, कई कई मित्रों ने, कई कई मित्र परिवारों ने अपने आप को कसाई खाने से अलग किया। मच्छी मारने के कामों से जुड़े हुए हमारे लोग, हमारे परिजन लोग, हमारे मित्र लोग उससे अलग होते चले गए। और आज बड़े ठाठ के साथ मैंने कहा कि आप अपनी प्रवृत्ति को छोड़ेंगे तो जिएंगे कैसे? आपको नौकरी तो मिल नहीं सकती, सरकारी नौकरी मिलना सरल नहीं है। बड़े बड़ी संस्थाओं में हमने प्रयास किया, कुछ लोगों को लगाया जो जिस क्षमता वाला था, पढ़ा लिखा था, कहीं निजी शालाओं में, कहीं उनके लिए व्यवसाय की व्यवस्था, कहीं उनको टी स्टॉल, कहीं उसको पुस्तक बेचने की जगह, कहीं बहुत सारी प्रवृत्ति जहाँ जहाँ उनको जुड़ना था, जहाँ जहाँ जुड़ सकते थे, उन्होंने स्वयं प्रयास किया। आर्थिक मदद देने की बात हुई, हमारे अपने मित्रों से हमने कहा कि भाई आप इन्हें मदद कीजिए, जिस प्रकार से भी हो सके मदद कीजिए, ऋण के रूप में वापस देने की कारणों से। इस तरह से सारी व्यवस्था पूरा करके बहुत ही सफलतापूर्वक हमने लोगों के दिल दिमाग में स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रकृति के उपहारों को, चाहे उसको शाकाहार कह लीजिए या और कोई भी नाम दे दीजिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हमें स्वस्थ रहना है, इसलिए प्रकृति के उपहारों का अधिकतम उपयोग कीजिए। बस। मेघपुरा को लेकर अब आपकी क्या परिकल्पना है? मेरी कल्पना केवल ये की है, धार्मिक स्थल बन चुका है, लोगों की गहरी आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विशाल आयुर्वेद, प्राकृतिक एवं योग का शिक्षण स्थल, साधना स्थल, और बस इसी कल्पनाओं के साथ इसका विकास हो रहा है और होगा। बहुत सारा यहाँ पे महाविद्यालय का भी कार्य चालू हुआ, 150 यहाँ पे वर्धमान गुरुकुल भी चल रहा है। गुरुकुल के अंदर छोटे छोटे बच्चे, पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत से दूरस्थ बस्तर जैसे इलाकों से भी छात्र आकर के यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ गुरुकुल भी है जहाँ संगीत, जितनी विधाएं हो सकती थी उनके विकास के लिए, वे सारे के सारे यहाँ प्रबंध जुटाए गए हैं। इसी रूप में इसको धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य का ही एक मुख्य केंद्र, बहुत ही अनुकरणीय और प्रेरक रूप से मार्गदर्शन के रूप में पूरे हिंदुस्तान के सामने नगपुरा को स्थापित करने का लक्ष्य है, जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। श्री रावलमल जैन मणि, आपने जो अपने अनुभव सुनाए, अपनी बातें बताई, अपने संस्मरण सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।